तमाम विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाजपा विधायक गोपाल राम टमटा जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका HN 24/7 पर। धन्यवाद। सबसे पहले मैं HN 24 का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि समय समय पर आप प्रदेश की तमाम समसामयिक मुद्दों पर आप हमेशा आते रहते हैं, चर्चा करते रहते हैं। इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जिस तरह से पहलगाम की घटना हुई है और उसके बाद भारत ने जवाब दिया है, इस पूरे प्रकरण को आप कैसे देखते हैं? निश्चित रूप से जो पहलगाम की घटना हुई है, जिसमें हमारे बहुत सारे लोग हताहत हुए और जिस प्रकार का कृत्य आतंकवादियों द्वारा और पाकिस्तान द्वारा ये किया गया, निश्चित रूप से एक विभत्स और मैं ये कहूँगा कि बहुत ही शर्मनाक, निंदनीय ये घटना घटी थी। और चूँकि इस घटना के पीछे क्या उनका उद्देश्य था, जो हमारे सैलानी को, पर्यटकों को इस प्रकार की घटना से गुजरना पड़ा। और मैं ये समझता हूँ कि इस घटना के बाद जिस प्रकार का पूरा देश में एक आक्रोश का माहौल, वातावरण बना, निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि इतनी बड़ी घटना के बाद इस प्रकार का आक्रोश और माहौल का बनना स्वाभाविक था। हर भारतीय के मन में एक भाव था, क्योंकि मैं समझता हूँ कि हमारे हिंदुस्तान का एक भाव रहा है हमेशा, और उस भाव के पीछे कभी भी किसी के पड़ोसी देशों के प्रति कभी भी इस प्रकार का कृत्य और किस प्रकार की भावना हमारे मुल्क की, हमारे देश की नहीं रही है। और जिस प्रकार का हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद जो तमाम पड़ोसी मुल्कों के साथ जो संबंध बनाने के प्रयास किए गए, उन प्रयासों के बावजूद भी अगर पाकिस्तान ने इस प्रकार की हिमाकत की है, तो निश्चित रूप से ये कोई भी देश इस प्रकार की घटना को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। और इस घटना के बाद जिस प्रकार से पूरे देश में एक माहौल बना, मैं ये समझता हूँ कि उसके बाद चाहे हमारी सेना हो, चाहे हमारे हुक्मरान हो, हमारे चाहे रक्षा मंत्री से लेकर के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हों, ये तमाम लोगों का इस पर विचार करना बहुत ज़रूरी हो गया था। और हमने देखा कि पिछली बार जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, उसके बावजूद भी पाकिस्तान की जो गतिविधियां हैं, चाहे वो इनका पाक अधिकृत कश्मीर का हिस्सा हो, चाहे इनके बॉर्डर के जो भी इनके अपने हिस्से हैं, वहाँ पर जिस प्रकार से इनके कैंप चल रहे हैं, आतंकवादी कैंप चल रहे हैं, शिविर चल रहे हैं, ये ज़रूरी हो गया था। और ये जो घटना हुई है, ये सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, जो उनके 25 ठिकानों पर, जितने भी उनके ठिकानों पर भारत द्वारा उनको ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी हो गया था। भारत जैसे देश के शांत वातावरण, शांत माहौल को, उसकी शांत भावनाओं को अगर कोई मुल्क कमज़ोरी समझ रहा है, तो मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की जवाब देना बहुत ज़रूरी था, जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने दिया। जो हमारे देश में धन्यवाद करना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी का भी, मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ अपने रक्षा मंत्री जी का, और धन्यवाद करना चाहता हूँ अपने उच्च सैन्य अधिकारियों का और अपनी सेना का, जिन्होंने माकूल जवाब दे करके पाकिस्तान को ये संदेश देने का काम किया है कि अगर इस प्रकार की हिमाकत करोगे तो निश्चित रूप से उसका तुम्हें दंड भी भुगतना पड़ेगा। सर, अगर देखा जाए तो इस घटना के बाद जो है लगातार लोग मांग कर रहे हैं कि जो और भी आतंकी ठिकाने हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप उसको कैसे देखते हैं? निश्चित रूप से मैं तो ये कहूँगा कि पूरा देश और पूरा विश्व इस बात को जानता है कि पाकिस्तान इन आतंकवादियों की मदद से, इन शिविरों के माध्यम से हमेशा भारत को, मैं ये कहूँगा कि परेशान करता रहता है, और हमारी सीमाओं में लगातार आकर के इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देना, समय समय पर वहाँ से आतंकवादियों को भेज करके यहाँ का माहौल ख़राब करना,
यहाँ पर उग्रवाद की घटनाओं को पैदा करना, तो ये ज़रूरी है कि जो उनके और ठिकाने हैं, जो ठिकाने शायद पाकिस्तान भी समझता है इस बात को, उन ठिकानों को जब तक नष्ट नहीं किया गया तो निश्चित रूप से जो इनकी सक्रियता रहती है, जो इस प्रकार की आतंकवादी इनके शिविरों के माध्यम से जो इनकी घटनाएं के लिए ये जो तैयार करते हैं, उन पर इस प्रकार का अंकुश लगना बहुत ज़रूरी है। और इस बात को आज मैं ये भी कह सकता हूँ कि पूरा देश के अलावा पूरा विश्व इस बात को आज भारत के साथ है, क्योंकि भारत ने केवल उन ठिकानों पर ही अटैक किया है या सर्जिकल स्ट्राइक की है जहाँ इनके शिविर चल रहे थे। उसके अलावा कहीं भी इस प्रकार की घटनाएं, कोई भी ऐसा सिविलियन पे, उनकी डिफेंस पे, उनके सेना के जो ठिकाने होते हैं उस पर कोई इस प्रकार का कोई घटना नहीं घटी है। बल्कि मैं ये कहूँगा कि उसके बाद जिस प्रकार की घटना पाकिस्तान आज कर रहा है, बॉर्डर पर मैं आज देख रहा था कि हमारे बॉर्डर पर बहुत सारे उन्होंने गुरुद्वारे पर हमला किया है। उन्होंने हमारे जो क्षेत्र के जो लोग थे उन पर हमला किया, कई लोगों को उस पर नुकसान भी हुआ है, जान माल का नुकसान हुआ है। तो पाकिस्तान को ये समझना चाहिए कि भाई भारत कब तक शांत रहेगा, और जिस दिन भारत बदले की भावना से अगर आएगा तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा नुकसान पाकिस्तान को होगा। और पाकिस्तान की आवाम भी इस सर्जिकल स्ट्राइक को इस रूप में देखती है कि कहीं ना कहीं जो इनकी इस प्रकार की आतंकवादी शिविर लगे हुए थे, ये जो नष्ट हुए हैं, इसमें पाकिस्तान के लोग भी खुश हैं। वो भी इस बात को महसूस कर रहे हैं कि जो ये शिविर चल रहे हैं जिसमें आतंकवादी को तैयार किया जा रहा है, तो ये तो स्वाभाविक बात कि जब पाकिस्तान के लोग इस बात से सहमत हैं तो आज विश्व भी इस बात को देख रहा है कि आखिर पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की इस हरकत से, चाहे वो कुछ भी कहे, मैं देख रहा था कि कुछ पाकिस्तान एक कोशिश करे कि भाई कुछ देश हमारी मदद करें, लेकिन मैं नहीं समझता कि इस प्रकार की कोई मदद उनको मिलेगी। उनको कई मामलों में जो अन्य पड़ोसी बड़े देश हैं उन्होंने उनको आगाह भी किया है। और मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से पाकिस्तान फिर से सीमा पर हरकत कर रहा है और लगातार गोलाबारी कर रहा है, तो निश्चित रूप से इसका भी फल, इसका कहीं ना कहीं इसका दंड भी पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। सर, भारतीय जनता पार्टी जो है वफ़ को लेकर के जन जागरण अभियान चला रही है। इस जन जागरण अभियान के तहत जिन लोगों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है, उस तरह का फीडबैक क्या मिल पा रहा है? निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी का जो एक ध्येय रहा है, मंतव्य रहा है, जो उसकी सोच रही है, जिस प्रकार की उसकी कार्यशैली रही है, और जिस प्रकार की जहाँ पर कहीं पर इस प्रकार की विषमता रहती है, उन विषमताओं को किस प्रकार से दूर किया जाए, उसके लिए इस प्रकार की गतिविधि चलती है। और निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि आज वह वर्ग भी इस बात को महसूस कर रहा है, क्योंकि कुछ लोगों के पास ये सारी संपत्ति है और जो आम आदमी है, जो गरीब है, जो वंचित है, वो आज भी इन सुविधाओं से वंचित, उसको कहीं भी इस सुविधाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। और इतनी बड़ी मात्रा में आज जो ये उजागर हुआ है मामला, तो मैं ये समझता हूँ कि उनके लोग भी इस बात से आज सहमत हैं। और मैंने तो कई लोगों से जब इस बात पे चर्चा हुई तो उनको भी इस बात का अचंभा है कि आखिर इतनी बड़ी संपत्ति को रख करके, और आज भी उनके लोगों के पास मकान नहीं है, उनके पास ज़मीनें नहीं है, उनके पास बहुत सारी सुविधाएं वंचित हैं। वो तो आज मैं समझता हूँ कि 2014 के बाद जब से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए, उनके उस नारे से जो लोग सब आच्छादित हुए कि सबका साथ सबका विकास, तो ये सबका साथ सबका विकास का जो उनका संकल्प था, जो उनका ये सेवा का संकल्प था, उसके माध्यम से उन्होंने जो तमाम गरीब कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम, स्वच्छ भारत से लेकर के
मैं समझता हूँ जल जीवन मिशन तक तमाम उन योजनाओं के माध्यम से जो गरीब कल्याणकारी योजनाएं उन्होंने दी, चाहे वो आयुष्मान का हो, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे उज्ज्वला हो, और तमाम उन योजनाओं के माध्यम से, और तमाम मैं ये समझता हूँ कि आज मैं ये कह सकता हूँ कि इस देश का हर गरीब, हर वंचित, हर शोषित, हर वो ज़रूरतमंद व्यक्ति उन योजनाओं के, उन गरीब कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से उसके जीवन स्तर पर बहुत अच्छा असर मैं हमको देखने को मिला है। वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है, उसको लेकर भी कार्यक्रम चलाए हैं बीजेपी ने और शुरुआत की है, लोगों के बीच जाकर इसकी नीति को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। किस तरह के फीडबैक मिल पा रहे हैं कि आखिरकार लोग क्या सोच रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के? निश्चित रूप से भारत एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है, और यहाँ अगर इस प्रकार की परिपाटी होती है तो इससे विकास कार्यों में मैं ये समझता हूँ कि हमारे यहाँ कभी कहीं के चुनाव होते रहते हैं, कभी इस राज्य के चुनाव, कभी उस राज्य के चुनाव, और कभी यहाँ अधिसूचना लगती है, विकास के कार्य अवरुद्ध होते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन का अगर इस कॉन्सेप्ट अगर जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में रखा था, आज उस पर चर्चा भी हो रही है, लोगों में इस बात की बहुत सार्थक और बहुत लोगों में इस बात का एक चर्चा का भाव बना हुआ है कि वास्तव में अगर एक साथ चुनाव होते हैं तो उसका व्यापक लाभ मिलेगा। विकास में जो हर बार गतिरोध उत्पन्न हो जाता है, अभी देखो आप, बीच में निकाय के चुनाव हुए, निकाय के बाद पंचायत के चुनाव होंगे, पंचायत के बाद फिर राज्यों के चुनाव हैं, तमाम ये हमेशा पूरे साल और पूरे 5 साल कहीं न कहीं चुनाव होते रहते हैं। तो अगर इसका एक साथ चुनाव होते हैं राज्यों के और हमारे लोकसभा के चुनाव एक साथ होते हैं, तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी सुविधा और एक बहुत बड़ा इसमें मैं कहूँगा कि आर्थिक रूप से भी इसमें कहीं न कहीं बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। तो आज जो चर्चा हो रही है, लोगों के विचार सुनने को मिल रहे हैं, लोगों के बीच चर्चा हो रही है, लोग खुद इस बात को, आज विद्वान लोग यहाँ का जो राजनीतिक वर्ग है, अन्य लोग भी हैं और जो प्रबुद्ध लोग हैं, इस बात का वो चर्चा करें कि वास्तव में इस देश में, इतने बड़े देश में अगर एक साथ चुनाव होते हैं तो कहीं न कहीं इससे हमारी जो बार बार के एक गतिरोध हमारा विकास कार्य में आता है, जो बार बार हमारे बहुत ज़्यादा इसमें धनराशि व्यय होती है, तो कहीं न कहीं इसमें इसकी बचत भी होगी और जो समय भी है उसका भी कहीं न कहीं बचाव होगा। प्रदेश में चारधाम यात्रा चल रही है और चारधाम यात्रा की बात करें तो लगातार जो तीर्थयात्री हैं उनकी संख्या में इजाफा हो रहा है, लेकिन इसी बीच जो है जो वहाँ पर घोड़े खच्चर हैं जिनसे तीर्थयात्री जो है केदारनाथ धाम में जाने और आने का काम करते हैं, उनमें एक बीमारी संक्रमण देखने को मिला है। उसकी वजह से यात्रा में घोड़े खच्चरों पर अभी रोक लगाई है यात्रा के लिए। उसको कैसे देखते हैं कि लगातार विपक्ष भी सवाल उठा रहा है कि हम तो पहले से ही कह रहे थे कि यात्रा की तैयारियाँ पूर्ण नहीं है? नहीं, इस प्रकार की अगर आकस्मिक कोई इस प्रकार के माना घोड़ों में इस प्रकार की कोई बीमारी आई है, तो ये कहीं न कहीं इसका पूर्वाभ्यास नहीं किया जा सकता है। जहाँ तक हमारी सरकार है, उसने यात्रियों की व्यापक तैयारियां की है और इस बात का पूरा ख्याल रखा गया है कि जन सुविधाएँ और जो हमारे श्रद्धालु आते हैं उनको किसी प्रकार का परेशानियों का सामना न करना पड़े। और चूँकि मैं उसी क्षेत्र का रहने वाला हूँ, मैं भी हमारे इधर से बद्रीनाथ हो चाहे केदारनाथ हो, लोग आते जाते रहते हैं। संख्या ज़रूर लोगों में उत्साह है, बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। परसों हमने देखा केदार धाम में बहुत लोग आए थे, तो कहीं भी इस प्रकार की कोई ऐसी स्थिति नहीं है। हाँ, कुछ लोग इस बात को दुष्प्रचार कर रहे हैं, उनका काम दुष्प्रचार करने का है, उससे कहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जहाँ तक हमारे यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी हैं, रात दिन इन कामों पर लगे हुए हैं और मैं समझता हूँ कि जो चार धाम की हमारी यात्रा की है उसकी तैयारियां भी बढ़िया हो रखी थी, व्यवस्थाएं भी व्यवस्थित हो रखी है। सारे अधिकारी लगे हुए हैं और बहुत कड़ाई से उनको निर्देश भी दिए गए हैं और कहीं ना कहीं इस प्रकार की वो नहीं। हाँ, जहाँ तक घोड़ों की बात है तो ये निश्चित रूप से ये थोड़ा चिंता का विषय है कि अगर अचानक इस प्रकार की जो बीमारी आई है घोड़ों में, तो उसका भी पूरे मैं ये कहूँगा कि बहुत
व्यापक स्तर पर उसको संज्ञान में लिया गया है, उनको क्वारंटाइन किया गया है ताकि अन्य घोड़ों में इसका असर न पड़े। तो जहाँ तक ये समस्या है तो इसका भी समाधान निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। लगातार जो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हैं वो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, तमाम तरह की यात्रा निकाल कर वो कह रहे हैं कि भाजपा ने जिस तरह से झूठ बोलकर दुष्प्रचार 2022 के चुनाव में किया था, मैं उनका पर्दाफाश करके रहूँगा। अब देखो, विपक्ष क्या कहता है, हमें इस बात के बजाय इस बात को हमको सोचना चाहिए कि हमने 2022 में लोगों से क्या वायदे किए थे। और मैं ये समझता हूँ कि 2022 में और 2017 में लगातार अगर लोगों ने हमको अवसर दिया है तो उसके पीछे ये स्पष्ट है कि हमने जो लोगों से कहा उसको हमने निभाया और लोगों का भरोसा हमने अर्जित किया है। विपक्ष क्या कहता है इस बात की चिंता नहीं है। हमने 2022 में भी जो कहा था हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने, उन वादों को हमने पूरा करने का काम किया है और आज भी हम उस वादों को पूरा कर रहे हैं। और आज मैं ये कह सकता हूँ कि हरीश रावत जी जैसे वरिष्ठ नेता और जिनको तमाम प्रकार का अनुभव जिनके पास है, इस प्रकार की बातों को अगर वो रखते हैं तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये उनका विषय ज़रूर हो सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता केवल इस बात से हुई है कि हमने, चाहे हमारे केंद्र की सरकार में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हों और चाहे प्रदेश की सरकार में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी हो, हमारी सरकार ने जनता से, अपने लोगों से जो वायदे किए हैं उन वायदों पर हम खरे उतरे हैं। उन वायदों को हम पूरा करने पर जो सेवा का संकल्प है, सेवा भाव है, उसके अनुरूप हम काम कर रहे हैं और हमारा काम है अपना काम करना। हम इस बात की कतई हमने कभी, हमारी सरकार ने चिंता नहीं की कि लोग क्या कह रहे हैं। हमारी चिंता इस बात की कि हमने लोगों से क्या वायदे किए हम उनको पूरा करें। और अंतोगत्ता पब्लिक इस बात को समझती है, जनता इस बात को जानती है। और मैं ये समझता हूँ कि आज भी हमें तो पूरा भरोसा है कि हम जब अगला चुनाव आएगा 2027 का, तो जिस प्रकार इस समय की स्थिति है विपक्ष की, उससे भी बदतर स्थिति होने वाली है। अब उन स्थितियों को वो किस प्रकार से समेटने का प्रयास करते हैं, ये होता है राजनीति में। सब लोग अपने अपने दलों की, अपने अपनी पार्टियों के अपने हिसाब से व्याख्या भी करते हैं, चर्चा भी करते हैं और मुद्दों को भी रखते हैं। धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाजपा विधायक भोपालम टंटा जी, जिन्होंने तमाम विषयों पर अपनी बात रखी है और चर्चा की है। कैमरा पर्सन अर्जुन बिष्ट के साथ मैं योगेश आर्य, चैनल 24/7 देहरादून।